में तो मुझे तो सतही तौर पे लग रहा था कि दैट द गर्ल काफी स्वच्छंद विचारों की थी। उस समर्थ को मिलने आए से देखो आजकल की लड़कियां अपना घोंसला भी देखने आ जाती हैं, लेकिन इसका अर्थ नहीं है कि आप दूसरों के जीवन को नाश करो जिस तरह से हुआ है हमारे साथ। मुझे नहीं चाहिए क्योंकि मुझे मां नहीं बनना है, मुझे फिगर खराब हो जाएगी, वो नहीं बोलेंगे दिल से कि मुझे ऊपर लांछन लगाया जा रहा है। इट इज सो इजी, कितना आसान होता है। इस टाइटल का खिताब जीतने वाली ट्विसा अब इस दुनिया में नहीं है और उसके बारे में ये सारी गलत बातें बोल रही है उसकी सास, क्योंकि उसे खुद को और अपने बेटे को बचाना है। आजकल ये केस इंटरनेट पर काफी ज्यादा चर्चे पर है, तो जानते हैं इस केस के पीछे की पूरी सच्चाई। 12 मई 2026 रात के करीब 10:30 बजे अचानक ट्विसा शर्मा की सास का फोन उसके मायके वालों के पास आता है। उनकी आवाज शांत थी और वो उनसे कहती है कि ट्विसा की सांस नहीं चल रही है और अभी हम उसे हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, और फिर वो उनका कॉल काट देती है। ये सुनते ही परिवार वालों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उन्हें पता नहीं चल रहा था कि आखिर उनकी बेटी के साथ अचानक से क्या हुआ, और वो बस यही प्रार्थना कर रहे थे कि कैसे न कैसे करके उनकी बेटी ठीक हो जाए। उसके थोड़ी ही देर बाद एक और कॉल आता है, जिसके बाद उनसे कहा जाता है कि उनकी बेटी ट्विसा अब इस दुनिया में नहीं रही, वो भी बिल्कुल कोल्ड आवाज में, और ये उसकी सास ही थी। अब इसके बाद ये पूरा परिवार जल्दी से जल्दी भोपाल पहुंचा और उन्होंने ट्विसा के पति समर्थ और उसकी मां से पूछा कि आखिर हुआ क्या था। इसके बाद उन्हें ये कहानी सुनाई गई कि ट्विसा ने अपने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर दिया था और फिर उसके बाद उसने खुद को फांसी लगा दी। उनका कहना था कि वो काफी ज्यादा समय से डिप्रेशन में थी और बहुत ही ज्यादा अपसेट रहा करती थी, शायद इसीलिए उसने खुद को फांसी लगा दी हो। बट असली सवाल यहाँ पर ये है कि क्या सच में ट्विसा इतनी ज्यादा डिप्रेशन में थी कि वो खुद की ही जान ले लेगी, या फिर कुछ और ही हुआ था। So hey everyone, this is Bhumi and today we are talking about the Trisha Sharma case. आज के इस केस में हम जानेंगे एक ऐसी लड़की की कहानी जो पढ़ी लिखी थी, सक्सेसफुल थी, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी थी, लेकिन फिर भी दहेज और लालच की आग में उसे ऐसा धकेला गया जहाँ से वो कभी वापस नहीं लौट पाई। इस कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के नोएडा से, जहाँ ट्विसा शर्मा अपने परिवार के साथ रहा करती थी। वो एक बेहद कल्चर्ड और एजुकेटेड फैमिली से बिलोंग करती थी। ट्विसा के पिता बड़े कोऑपरेटिव इवेंट्स और बिजनेस फील्ड से जुड़े हुए थे। वहीं उसकी मां मीनाक्षी शर्मा एक हाउसवाइफ थी, जिन्होंने अपने बच्चों को सिर्फ प्यार ही नहीं बल्कि डिसिप्लिन और स्ट्रॉन्ग वैल्यूज दी थी। इस परिवार की सबसे खास बात ये थी कि यहाँ कभी बेटे और बेटी में कोई फर्क नहीं किया गया। दोनों बच्चों को बराबर के मौके मिले और अच्छी एजुकेशन मिली, और सबसे जरूरी बात, सेल्फ डिपेंडेंट बनना भी सिखाया गया। और शायद यही वजह थी कि ट्विसा बचपन से ही बहुत ही ज्यादा होनहार और इंटेलिजेंट लड़की थी। ट्विसा ने दिल्ली के मशहूर लेडी श्री राम कॉलेज फॉर वुमेन से हिस्ट्री में बीए की डिग्री हासिल की थी, और फिर उसने अपनी स्टडीज को आगे बढ़ाते हुए अपना एमबीए कंप्लीट किया। लेकिन ट्विसा की पर्सनालिटी सिर्फ किताबों तक ही सीमित नहीं रही। साल 2012 में उसने मिस पुणे का खिताब भी जीता, जिसके बाद उसकी पहचान ग्लैमर इंडस्ट्री में भी बढ़ने लगी। उन्हें बहुत सारे फिल्मों के ऑफर्स आने लगे, जिसके बाद उन्होंने कुछ साउथ इंडियन मूवियाँ की, वो भी सिर्फ एक्सपीरियंस के लिए। उनकी सबसे बड़ी फेमस मूवी थी मोगरू मोनागुल्लू, जो एक सस्पेंस कॉमेडी थ्रिलर फिल्म थी। इसके अलावा उसने वन मैन आर्मी और जरा संभल के जैसी फिल्मों में काम किया, लेकिन एक्टिंग उसका असली सपना नहीं था। उसका असली पैशन था राइटिंग, एडवर्टाइजिंग और ब्रांड बिल्डिंग। वो कैमरे के सामने नहीं बल्कि कैमरे के पीछे इतिहास क्रिएट करना पसंद करती थी। यही वजह थी कि उसने मास कम्युनिकेशन फील्ड में अपना करियर बनाया और फिर करीब 15 साल तक बड़े ग्लोबल ब्रांड के साथ काम किया। बाद में वो दिल्ली एनसीआर की मल्टीनेशनल कंपनी में मार्केटिंग मैनेजर के पद में भी काम करने लगी। यानी कि ट्विसा अपनी जिंदगी में सक्सेसफुल थी, इंडिपेंडेंट थी और अपने दम पर पहचान बना चुकी थी। वहीं उसका भाई हर्षित शर्मा भी इंडियन आर्मी में कॉम्बैट ऑफिसर था। कड़ी मेहनत के बाद वो मेजर के रैंक तक पहुंच चुका था। माता पिता के लिए अब इससे बड़ी खुशी की बात क्या ही हो सकती थी। उनके दोनों बच्चे अपने पैरों पर खड़े हो गए थे और लाइफ एकदम परफेक्ट चल रही थी। लेकिन फिर उसके बाद ट्विसा की जिंदगी में एक ऐसा इंसान आया जिसने उसकी पूरी दुनिया ही बदल दी, जिसका नाम था समर्थ सिंह। समर्थ सिंह भोपाल का एक जाना माना क्रिमिनल लॉयर था। वो भोपाल के पॉस इलाके में कटरा हिल्स में अपने परिवार के साथ रहा करता था। ऊपर से देखने पर उसकी जिंदगी बिल्कुल परफेक्ट लगती थी। उसकी माँ गिरिबाला सिंह एक रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज थी और रिटायरमेंट के बाद कंज्यूमर फोरम की प्रेसिडेंट के रूप में काम कर रही थी। वहीं उसके पिता जुडिशरी बैकग्राउंड से जुड़े रहे थे। समाज में उनकी काफी रेपुटेशन थी। लोग उन्हें एक हाई प्रोफाइल और इन्फ्लुएंसर फैमिली मानते थे। अब क्योंकि समर्थ की उम्र शादी की हो चुकी थी, तो इसीलिए उसके परिवार
वाले चाहते थे कि वो बहुत ही जल्दी से सेटल हो जाए, लेकिन समर्थ जो था वो अरेंज मैरिज नहीं करना चाहता था। वो अपनी पसंद की लड़की से शादी करना चाहता था, इसीलिए उसने डेटिंग ऐप पर अपनी प्रोफाइल बनाई और वहीं उसकी मुलाकात हुई ट्विसा शर्मा से, एक खूबसूरत, एजुकेटेड, इंडिपेंडेंट और सक्सेसफुल लड़की। समर्थ पहली ही नजर में ट्विसा से अट्रैक्ट हो चुका था। उसने ट्विसा को मैसेज किया। शुरुआत में दोनों के बीच नॉर्मल बातचीत हुई, फिर धीरे धीरे चैट्स लंबी होने लगी और कुछ ही समय बाद दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। अब वो सिर्फ ऐप तक ही सीमित नहीं थे, दोनों मिलने लगे। लॉन्ग कन्वर्जेशन, फ्यूचर प्लान। करीब 1 से 1.5 साल तक वो दोनों रिलेशनशिप में रहे। इस दौरान ट्विसा को लगा कि समर्थ एक अंडरस्टैंडिंग और केयरिंग इंसान है। वो एजुकेटेड था, फाइनेंशियली स्टेबल था और सबसे बड़ी बात, उसका पूरा परिवार जुडिशरी बैकग्राउंड से था। यही वजह थी कि ट्विसा ने उस पर आंख बंद करके भरोसा कर लिया। जब दोनों को लगा कि वो पूरी जिंदगी साथ बिता सकते हैं, तब उन्होंने अपनी फैमिली को एक दूसरे के बारे में बताया। ट्विसा की फैमिली को ये रिश्ता परफेक्ट लगा। एक सक्सेसफुल लॉयर, हाई प्रोफाइल फैमिली और ऊपर से फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट लड़का। उन्हें लगा कि उनकी बेटी की जिंदगी तो अब सुरक्षित हो जाएगी। वही समर्थ की फैमिली को भी ट्विसा काफी पसंद आई और फिर दोनों परिवार की रजामंदी से इन दोनों ने शादी कर ली। 12 दिसंबर 2025 को बहुत धूमधाम से दोनों की शादी हो गई। हर माँ बाप की तरह ट्विसा के पेरेंट्स ने भी उसको खुशी खुशी विदा किया। उन्होंने अपने बेटे के फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए करीब 20 लाख के शेयर्स, इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल असेट्स उसे गिफ्ट किए। इसके अलावा सोना चांदी के गहने, कपड़े और शादी का सारा जरूरी सामान भी उन्होंने दिया। उन्होंने अपनी तरफ से कोई भी कमी नहीं छोड़ी थी, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यही 20 लाख आगे चलकर उनकी बेटी की जिंदगी के लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाएंगे। शादी के बाद ट्विसा भोपाल आ गई। अब यहाँ एक बहुत बड़ा फैसला उसने लिया। ट्विसा दिल्ली एनसीआर में एक अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में मार्केटिंग मैनेजर थी। उसका करियर शानदार चल रहा था, लेकिन क्योंकि समर्थ भोपाल में रहता था और वो लॉन्ग डिस्टेंस मैरिज नहीं चाहती थी, तो इसीलिए उसने अपनी उतनी अच्छी जॉब छोड़ दी। सोचिए, एक लड़की जिसने 15 साल मेहनत करके अपना करियर बनाया था, जिसने बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ काम किया, उसने सिर्फ अपनी मैरिड लाइफ को समय देने के लिए ये सब कुछ छोड़ दिया। शुरुआती कुछ महीने काफी अच्छे चले, लेकिन धीरे धीरे चीजें बदलना शुरू हो गई और फिर एक दिन उस घर में प्यार की जगह लालच ने ले ली। दरअसल समर्थ और उसकी माँ गिरिबाला की नजर अब ट्विसा को मिले उन 20 लाख रुपए के शेयर्स और इन्वेस्टमेंट पर थी। उन्होंने ट्विसा पर दबाव बनाना शुरू कर दिया कि वो ये सारे एसेट्स समर्थ के नाम कर दे। उनका कहना था कि अब तुम इस घर की बहू हो तो तुम्हारा सब कुछ इस घर का होता है। लेकिन ट्विसा इतनी आसानी से मैनिपुलेट होने वाली लड़की नहीं थी। वो एजुकेटेड थी, फाइनेंशियल नॉलेज रखती थी और वो समझती थी कि उसके पिता ने ये एसेट उसकी फ्यूचर सिक्योरिटी के लिए दिए हैं, इसीलिए वो उनसे साफ मना कर देती है। बस यही वो वक्त था जहाँ से उसकी जिंदगी बदलना शुरू हो गई। जिस घर में कभी उसका स्वागत हुआ था, अब वही घर उसके लिए नरक बन चुका था। समर्थ और उसकी माँ उसे रोज रोज ताने मारने लगे। उसे सेल्फिश कहा जाता, लालची कहा जाता और उसके लिए अब्यूजिव लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती। लेकिन ट्विसा ने शुरुआत में ये सब कुछ अपने परिवार को नहीं बताया, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसकी पेरेंट्स उससे परेशान हो। लेकिन दूसरी ही तरफ समर्थ का बिहेवियर अब और भी ज्यादा अग्रेसिव होता जा रहा था। उसने लीगल डॉक्यूमेंट्स तक तैयार करवा लिए थे ताकि ट्विसा के शेयर्स को वो अपने नाम कर सके, लेकिन ट्विसा ने उन पेपर्स पर साइन करने से साफ इनकार कर दिया और अब यही बात समर्थ को बर्दाश्त नहीं हुई। गुस्से से उसने ट्विसा को एक कमरे में बंद कर दिया। उसे खाने के लिए खाना और पीने के लिए पानी तक नहीं दिया गया। यहाँ पर वो लोग उसे मेंटली ब्रेक करने की कोशिश कर रहे थे ताकि वो हार मान जाए, लेकिन ट्विसा टूटना नहीं चाहती थी। उसने फैसला कर लिया था कि वो किसी भी कीमत में अपने ये शेयर्स कभी भी उसे ट्रांसफर नहीं करेगी। लेकिन शायद उसे अंदाजा नहीं था कि ये लड़ाई अब सिर्फ उन शेयर्स की नहीं रह गई थी, ये लड़ाई उसकी जिंदगी की बनने वाली थी। समर्थ पेशे से क्रिमिनल लॉयर था। उसे कानून की हर बारीकी पता थी। उसे ये भी पता था कि किसी इंसान को कैसे मेंटली टॉर्चर किया जा सके और उसको प्रेशर दिया जा सके, और शायद इसी वजह से घर के अंदर उसका बिहेवियर किसी वायलेंट क्रिमिनल से कम नहीं था। अब छोटी छोटी बातों पर भी ट्विसा को टॉर्चर किया जाता। समर्थ कई बार ट्विसा से मारपीट करता, लेकिन सबसे डरावनी बात ये थी कि उसकी माँ गिरिबाला उसे रोकती नहीं थी, बल्कि अपने बेटे का साथ देती थी। वो हर बार ट्विसा की ही गलती ठहराती थी। धीरे धीरे घर का माहौल इतना जहरीला हो चुका था कि ट्विसा को हर दिन खुद को साबित करना पड़ता। उसे ताने दिए जाते कि वो मुफ्त की रोटियां तोड़ रही है, कोई काम नहीं करती, हमारे बेटे पर बोझ बनी है। सोचिए, एक ऐसी लड़की जिसने बड़े बड़े मल्टीनेशनल ब्रांड के साथ काम किया हो, जो पहले से खुद फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रही हो, उसे ही उसके खुद के घर में निकम्मा कहा जा रहा है। और ये सब उसने क्यों किया था? सिर्फ अपने पति के लिए, और आज वो भी उसका साथ नहीं दे रहा है। अब समर्थ और उसकी माँ चाहते थे कि ट्विसा भोपाल में ही अपने लिए कोई जॉब ढूंढे, लेकिन बात सिर्फ नौकरी तक नहीं थी। वो चाहते थे कि वो जितना भी पैसा कमाए, वो सारा पैसा वो समर्थ को दे दे, यानी कि उसे अब सिर्फ एक अर्निंग मशीन की तरह देखा जा रहा था। लेकिन असली डरावना दौर तो अभी शुरू होना बाकी था। कुछ समय के बाद ट्विसा को पता चला कि वो प्रेग्नेंट है, और वो काफी खुश हुई इस चीज से। उसे लगा कि
अब शायद उसकी फैमिली वाले भी उससे खुश हो जाएंगे। उसका पति जो उसके लिए इतना गंदा बिहेव कर रहा है वो उस पर दया करेगा, शायद उसका दिल पिघल जाए और वो उसके लिए अच्छा बर्ताव करने लगे। बट होता ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि इससे उल्टा जो होता है। समर्थ और उसकी माँ इस बच्चे के बिल्कुल खिलाफ थे। उनका पूरा ध्यान अभी सिर्फ शेयर्स और प्रॉपर्टी पर ही था, और फिर उन्होंने एक ऐसी बात कही जिसने ट्रिशा को अंदर से तोड़ दिया। अब वो लोग उसके कैरेक्टर पर सवाल उठा रहे थे। उनका कहना था कि जो उसके पेट में बच्चा है ये समर्थ का नहीं है, ये किसी और का बच्चा है। अब आप खुद सोचिए, एक प्रेग्नेंट लेडी जो पहले से ही बहुत ज्यादा मेंटली टॉर्चर्ड है, जब उसका पति उससे खुद ऐसा कहे तो उसे कैसा लगेगा। इसके अलावा भी उसे अब धमकियां दी जाने लगी, उसे डराया गया, उस पर प्रेशर दिया गया कि वो अब अबॉर्शन करा ले वरना वो उसकी बदनामी कर देंगे। लेकिन ट्रिशा ये बच्चा चाहती थी, वो किसी भी हालत में अबॉर्शन नहीं कराना चाहती थी। लेकिन समर्थ और उसकी माँ ने उसे इतना मेंटली टॉर्चर किया, इतना थ्रेटन किया कि वो पूरी तरह हेल्पलेस हो गई, और फिर 4 से 6 महीने के बीच जबरदस्ती उसका अबॉर्शन करवा दिया गया। एक तरफ अपने बच्चे को खोने का दर्द और दूसरी तरफ शरीर में अचानक आए मेडिकल चेंजेस, इन सभी ने ट्रिशा को फिजिकली और मेंटली बेहद कमजोर बना दिया। लेकिन इसके बाद भी टॉर्चर नहीं रुकता, बल्कि सिचुएशन और भी ज्यादा खराब होती जा रही थी। समर्थ लगातार उस पर बार बार शेयर ट्रांसफर करने का प्रेशर डालता। अब ट्रिशा बेहद बुरी तरह से टूट चुकी थी और आखिरकार वो अपने भाई हर्षित को फोन करती है। रोते हुए उसने उन्हें सब कुछ बता दिया, मारपीट, टॉर्चर, शेयर्स, अबॉर्शन, सब। उसने कहा, मैं यहाँ अब नहीं रह सकती, मुझे अपने पास बुला लो। ये सुनते ही हर्षित ने तुरंत ही उसके लिए एक ट्रेन की टिकट बुक कर दी। परिवार उससे कहता है कि तुम जल्दी ही यहाँ आ जाओ। वो लड़की मेंटली एक्सॉस्टेड हो चुकी थी। शादी के बाद सिर्फ 5 महीनों में ही उसका 15 किलो वजन कम हो चुका था। इससे साफ पता चलता है कि वो बेचारी कितनी ज्यादा टेंशन में रहती थी। और फिर आ गया 12 मई 2026 का वो दिन जिसे सब कुछ हमेशा के लिए बदल दिया। 13 मई को ट्रिशा नोएडा वापस आने वाली थी, लेकिन उससे ठीक एक रात पहले रात के 10:05 पर ट्रिशा ने अपनी माँ को फोन किया। वो फोन लगाकर रोने लगी। उसने कहा, मुझे इस घर में अब बहुत ही ज्यादा घुटन हो रही है। ये लोग मुझे चैन से ना रोने देते हैं ना जीने देते हैं। मैं भोपाल के इस नरक में अब और नहीं रह सकती। एक माँ अपनी बेटी की ऐसी आवाज सुनकर समझ चुकी थी कि वो कितना टूट गई है। लेकिन तभी अचानक से कमरे का दरवाजा खुलता है और अंदर आता है समर्थ। उसकी आवाज सुनते ही ट्रिशा घबरा जाती है और उस फोन को काट देती है। इसके बाद परिवार वाले बार बार उसे कॉल करते हैं, बट वो किसी का भी कॉल नहीं उठाती। और फिर ठीक 15 मिनट बाद रात के करीब 10:20 पर ट्रिशा की सास गिरिबाला सिंह का फोन आता है उन्हें। उन्होंने बेहद ठंडे लहजे में कहा कि ट्रिशा सांस नहीं ले रही है। सोचिए, जिस लड़की की आवाज सिर्फ 15 मिनट पहले रोते हुए सुनाई दे रही थी, अचानक वो सांस नहीं ले रही है। आखिर ये सब हुआ कैसे? देन यहीं से शुरू होता है इस केस का असली रहस्य। उस टाइम पे गिरिबाला सिंह ने फोन पर सिर्फ इतना कहा कि वो लोग अभी ट्रिशा को अस्पताल ले जा रहे हैं, लेकिन वहाँ पर वो ये नहीं बताते हैं कि आखिर वहाँ पर हुआ क्या था। न फांसी का जिक्र, न सुसाइड का, जैसे वो सच को छुपाने की कोशिश कर रहे हो। जब समर्थ और उसका परिवार ट्रिशा को भोपाल के किसी हॉस्पिटल पर ले जाते हैं तो डॉक्टर उसे देखते ही बता देता है कि अब ये इस दुनिया में नहीं रही, यानी कि अस्पताल पहुंचने से पहले ही ट्रिशा इस दुनिया को छोड़ चुकी थी। कुछ देर बाद मायके वालों को फिर से फोन गया और इस बार कहा गया कि ट्रिशा अब इस दुनिया में नहीं रही। ये सुनते ही पूरा परिवार टूट गया। माँ की हालत खराब थी, पिता सदमे में थे और भाई हर्षित तुरंत भोपाल के लिए निकल पड़ा। जब वहाँ पहुंचा तब समर्थ और उसकी माँ ने पुलिस और उनके परिवार के सामने एक कहानी रखी कि ट्रिशा ने अपने कमरे का दरवाजा बंद किया और उसके बाद उसने खुद को फांसी लगा दी। क्यों? क्योंकि वो काफी टाइम से डिप्रेशन में थी। लेकिन ट्रिशा के जो फैमिली वाले थे उन्हें ये सब बिल्कुल भी सच नहीं लग रहा था। उन्हें इसके अंदर कुछ न कुछ गलत लग रहा था, क्योंकि रात के 10:05 में ट्रिशा अपनी माँ को फोन करती है। उनसे कहती है कि मैं अब यहाँ नहीं रहना चाहती हूँ, मैं घर आना चाहती हूँ, और उसके ही जस्ट 15 मिनट बाद वो खुद को फांसी लगा देती है। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? अगर उसे सुसाइड ही करना था तो वो अपनी फैमिली वालों को क्यों फोन करती? जिसके बाद वो लोग सीधा पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दर्ज करवा देते हैं। अब इस केस का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा शुरू हुआ, पोस्टमार्टम रिपोर्ट। क्योंकि कई बार इंसान झूठ बोल सकता है लेकिन शरीर नहीं। पोस्टमार्टम में जो सामने आया उसने पूरे केस को हिलाकर रख दिया। रिपोर्ट में बताया गया कि ट्रिशा के गले पर फंदे के निशान थे, लेकिन सिर्फ यही नहीं बल्कि ये भी बताया गया कि उसके शरीर में गंभीर चोटों के निशान थे, हाथों पर, कानों के पास और पीठ पर। इन सारी जगहों पर गहरे नीले निशान मौजूद थे, यानी कि मौत से पहले उसके साथ हिंसा हुई थी। लेकिन सबसे शॉकिंग बात अभी भी बाकी थी। रिपोर्ट में मौत की वजह बताई गई एंटीमॉर्टम हैंगिंग। अब इसका मतलब समझिए, इसका मतलब होता है कि जब इंसान को लटकाया गया तब उसकी सांसें चल रही थी, यानी कि उसे मरने के बाद नहीं लटकाया गया। और इतना ही नहीं, ट्रिशा के हाथों और गले पर ऐसे मार्क्स भी मिले जो बताते थे कि उसने आखिरी वक्त पर खुद को बचाने की कोशिश की थी, जैसे वो स्ट्रगल कर रही हो।
जैसे वो मरना नहीं चाहती हो। अब पुलिस ने ट्रिशा का फोन भी जांचा और वहां से मिलती है उसकी आखिरी चैट्स, जो मौत के करीब 4 दिन पहले की थी। इन चैट्स में ट्रिशा अपनी माँ से कह रही थी कि मेरी जिंदगी नरक बन गई है। वही अपने भाई हर्षित को उसने मैसेज किया था, मैं बुरी तरह से फंस गई हूँ, ये लोग बहुत घटिया हैं और समर्थ सारी हदें पार कर चुका है। इन मैसेजेस ने परिवार के आरोपों को और भी ज्यादा मजबूत कर दिया। इसके बाद पुलिस ने समर्थ सिंह और उसकी मां गिरिबाला सिंह के खिलाफ दहेज प्रताड़ना और मानसिक शारीरिक उत्पीड़न जैसे गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज कर ली। लेकिन यहाँ पर एक और बड़ा सवाल उठता है, इतने सीरियस एलिगेशन, इतने सबूत और साथ में पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी, फिर भी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? ट्रिशा की फैमिली वाले कहते हैं कि इसकी वजह समर्थ के परिवार की हाई प्रोफाइल इमेज है। बाद में अदालत ने गिरिबाला सिंह को एंटिसिपेटरी बेल दे दी, यानी कि पुलिस अब उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकती है। वहीं समर्थ सिंह की बेल पर सुनवाई जारी रही। ये केस सिर्फ एक मर्डर मिस्ट्री नहीं है, ये उस कड़वे सच का सबूत है कि आज भी समाज में दहेज का लालच इंसानियत से बड़ा है। डिग्रियां, पैसा, हाई प्रोफाइल स्टेटस कुछ भी मायने नहीं रखता अगर इंसान के अंदर लालच जिंदा हो तो। और शायद ट्रिशा शर्मा का ये केस हमें हमेशा ये याद दिलाता रहेगा। अब बात करते हैं कि क्या समर्थ गिरफ्तार हुआ, जिसका आंसर है नहीं। रिपोर्ट्स के मुताबिक वो अभी फरार चल रहा है और पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी पर इनाम भी रखा है और उसे कोई बेल भी नहीं मिली, जिस वजह से ही वो भागा। बट उसकी मां गिरिबाला सिंह को बेल मिल गई। पुलिस अब उन्हें हाथ भी नहीं लगा सकती और न ही उन्हें गिरफ्तार कर सकती है। तो आपको क्या लगता है इस केस के बारे में? क्या ट्रिशा शर्मा को इंसाफ मिल पाएगा या उसका केस भी पुरानी फाइलों में दब जाएगा? आई होप कि उसे जल्द से जल्द इंसाफ मिले और उसके कातिल को कड़ी से कड़ी सजा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।